very good morning to all my students and guys. So there is a 7th chapter video of chemistry. आपको चाहिए था कि केमिस्ट्री के भी कोई वीडियोस अपलोड करूं, तो मैंने वो वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं एज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने, पहले हम वो देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, पीरियड्स एंड ग्रुप, ट्रेंड्स, ब्लॉक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक्स. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, हम पहले वो देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन इज बेसिकली कि कौन कौन से टाइप ऑफ पीरियोडिकली फंक्शनल टाइप हमने पढ़े थे, कौन कौन से पीरियोडिक टाइप ऑफ फंक्शन हमें और पढ़ने. तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने. जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमारा है कि इन 19th century 30 elements were known. ये हो गया हमारा फर्स्ट कि 19th सेंचुरी में ओनली कितने टाइप ऑफ एलिमेंट नोन थे, 30 टाइप थे. यानी अभी के टाइम में 118 है, तो उस टाइम बोले 13 थे, यानी बाकी के जो बचे हुए थे वो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे. फिर उसके बाद क्या था, बेस्ड ऑन फिजिकल properties, they are classified into periodic table. Then उसके बाद क्या था, various scientists discovered, और या इन्वेंट भी लिख सकते हैं आप. वेरियस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड और क्लासिफाइड और आइडेंटिफाइड पीरियोडिक टेबल. Various scientists defined the classification and the periodic table. Then arrangement of element कैसे था, इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज होने के लिए, एटॉमिक मास. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हमको पढ़ने की क्या इंट्रोडक्शन था वो हम पढ़ लेते हैं. इन 19th century 30 एलिमेंट्स वेर नोन. इन 19th century में कितने टाइप ऑफ एलिमेंट नोन थे, 30 टाइप ऑफ एलिमेंट नोन थे. बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी क्लासिफाइड पीरियोडिक टेबल. बेस्ड ऑन यानी उनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड कर उन्हें कितने कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाइड कर दिया था. उन्होंने ऐसे अरेंज किया था कि पीरियोडिक फॉर्म में ट्रांसफर. वेरियस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल. बहुत से साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को क्या क्या डिस्कवर किया. अब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. अरेंजमेंट कैसा था एलिमेंट का, इंक्रीजिंग था. कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास. ओके गुड. देन अब इसके बाद और क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज. हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड. एंड वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स. वर्टिकल कॉलम इज योर ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रो इज योर पीरियड. ओके आगे हम जाकर देखते हैं. आगे इसमें क्या लिखा है, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो द सेम प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट ग्रुप्स. ओके यार हमको पढ़ना है हमने ड्रॉबनेरल का ट्रेड पढ़ा था. ड्रॉबनेरल ट्रेड जिसमें क्या था, दोनों एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के बाद वो किसके इक्वल में जा रहा था, थर्ड वाले एलिमेंट. ये था ड्रॉबनेरल ट्रेड. फिर कौन लाए थे भाई साहब, न्यूलैंड ऑप्टिव आए थे. उनका क्या कहना था, उनका कहना था जैसे म्यूजिकल नोट्स 1 और 8 सेम होते हैं, सेम चीज एलिमेंट्स पे अप्लाई थी कि पहला और 8वां सेम रहेगा. तो ये न्यूलैंड ऑप्टिव था. बट मेंडलीव क्या कहता था, मेंडलीव कहता था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है कोई भी एलिमेंट का वो उनका एटॉमिक मास होगी या तो उनका एटॉमिक वेट होगी.
तो आई होप आपको ये तीनों का समझ में आ गया हो। देन हेनरी मॉसले आए। हेनरी मॉसले ने क्या किया, एक एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक एक्सरे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया और उससे उनको पता चला कि जो जेड यानी एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कोई भी एलिमेंट या एटम की। समझ में आया? आई होप आपको इंट्रोडक्शन इजीली समझ में आ गया। इसमें कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन आई विल ऑल एक्सप्लेन इट। फर्स्ट देखो, इन 19th सेंचुरी 13 एलिमेंट नोन, इन 19th सेंचुरी में 13 एलिमेंट्स थे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर क्लासिफाइड किया जो कि वो पीरियोडिक टेबल बने। पीरियोडिक टेबल को बहुत से लोगों ने डिस्कवर किया। कौन कौन थे वो लोग? डॉग्नेटर रायल, यूनियन जॉक्ट्यूर, मेंडलीव, हेनरी मॉसले। फिर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कैसे हुआ था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। हॉरिजॉन्टल कैसा, हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं? पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक, दैट इज अवर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, कोई भी मतलब कोई भी कैरेक्टर्स का या कोई भी इसका, वो हमको देखना पड़ेगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा? ऑब्वियसली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स है, यानी हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, इनकम ग्रुप को हम ये कहते हैं। इसी सब स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना। तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्या होगा इसका। पहला, हॉरिजॉन्टल रोज जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड। वो कितने हैं बच्चों? 1 to 7। देन वर्टिकल ग्रुप्स, वो कितने हैं? वो है उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। वो कितने हैं बच्चों? वो है 1 to 18। समझ में आया? ग्रुप्स नहीं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट मिस्टेक, कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। इतना समझा? देन अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्टेड इन अ बॉक्स अपीयरिंग शेप, जो कि क्या होता है कि क्या बनाता है? 118 एलिमेंट। द बॉक्सेस आर फॉर्म बाय intersection of periods and groups. Boxes are formed in for 118 एलिमेंट्स। इतना समझा? इतना इजी था। हमने पहले क्या किया? हॉरिजॉन्टल रो कितने, वर्टिकल कॉलम कितने, फिर बॉक्सेस फॉर्म हुए। किससे फॉर्म हुए? इंटरसेक्शन ऑफ पीरियड्स एंड अ ग्रुप। फॉर किसके लिए फॉर्म हुए? 118 एलिमेंट्स के लिए। आगे इनको क्या किया है? डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन से कितना ग्रुप आता है? ग्रुप 1 and 2। ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन मेटल्स। और इसको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। समझ में आ रहा है? देन सेकेंड ग्रुप कौन सा है? पी ब्लॉक। तो वो बताना है पी ब्लॉक क्या होता है। पी ब्लॉक ग्रुप होता है 13 to 18। आप सबके बारे में लिख नहीं सकते तो बोल सकते हैं। इन दिस मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर इंक्लूडेड। मैं यहाँ इंक्लूडेड नहीं लिख रही, लेकिन आप लोग इंक्लूडेड लिख रहे। देन थर्ड, डी ब्लॉक। आप लोग डी ब्लॉक का भी लिख सकते हो कि ऑल मेटल्स होंगे इसमें, एलिमेंट जो भी होंगे। देन इसमें कितना ग्रुप होता है? ग्रुप 3 to
ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, फोर्थ है एफ ब्लॉक। ये किसमें होते हैं, दीज आर इनर ट्रांजिशन एंड दे कंसीडर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रुप्स एंड पीरियड वाला। पीरियड एंड ग्रुप OGENC यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम पीरियड्स में देख लेते हैं। पीरियड्स में पीरियड नंबर, पीरियड में क्या होता है, फर्स्ट पीरियड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना होगा, लास्ट शेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ONG जो होता है आपका ये जो होता है वो कितना होगा, 1 ही होगा, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो सेकेंड पीरियड में क्या होगा, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2। तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल। कितना शेल प्रेजेंट है उससे भी आप इसको इक्वल बता सकते। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का फाइंड करने के लिए, तो ये लास्ट में इतना होता है। जैसे फर्स्ट पीरियड में कौन होता है, फर्स्ट पीरियड में कौन होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। देन सेकेंड पीरियड में कौन होता है, लिथियम, या जो भी आप कह दो, लिथियम हो गया, पोटाशियम हो गया, तो उनमें कितना प्रेजेंट होता है। जैसे अभी मैंने बात की, कितना होता है, लिथियम को पकड़ा तो 2,1। तो कितने नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट है, 2। तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2। समझ में आया। थर्ड वाले के पास चलते हैं। थर्ड पीरियड में क्या होगा, थर्ड पीरियड में 3 रहेगा। दैट इज अगर सोडियम को ले लेते हैं 2,8,1, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर 3 आ रहा है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा तो समझ जाना। फिर फोर्थ पीरियड तुम्हारा क्या होगा, फोर्थ पीरियड में 4 होगा। दैट इज तुम्हारा फोर्थ पीरियड में अगर तुमने सोडियम के नीचे कोई भी नंबर्स को ले लिया, सोडियम के नीचे नंबर्स को कौन से नंबर लोगे, कोई भी नंबर पकड़ लो, तो उसका क्या जाएगा तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। अब सोडियम के नीचे वाला जो होता है रुबीडियम में भी तुम कैसा करोगे, जैसे मैंने 39 नंबर्स को ले लिया, 40 नंबर्स को ले लिया, तो उसके लिए भी क्या होता है, बराबर से उसके हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, फिफ्थ ब्लॉक या फोर्थ ब्लॉक का अगर मैं नंबर ले रही हूँ, जैसे कि मेरे को वो नंबर लेना है 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी अकोमोडेटेड। जैसे मुझे कोई भी मैं एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें 4 नंबर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कितने नंबर जाएंगे, 4 ही जाएगा। जैसे इसको हम डाल सकते हैं 2, 10, 8। तो ये कितना नंबर अकोमोडेट कर रहा है, 2, 18 प्लस 10, 8। जो तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ 6 लिख सकते हैं, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 12 ये, और ये कितना नंबर अकोमोडेट कर रहा है, 8। कौन से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4s1 3d10, 4s2 3d10, 4p6। समझ में आया। आगे चलते हैं फिफ्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ शेल होगा, या फिफ्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, 5। सिक्स पीरियड में 6। समझ में आ रहा है। और सेवेंथ पीरियड में 7। समझ में आया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में क्या होता है वो हमें देखना है। ग्रुप्स से हम पढ़ लेते हैं। ग्रुप्स में ग्रुप 1 का कभी भी होता है NS1। ग्रुप 2 के लिए NS2। ग्रुप 3 के लिए NS2 N-1D। समझ में आया। आगे ये D1 ही रहेगा हमेशा।
आगे ग्रुप 13 to 18 के लिए क्या होगा, NS2 NP1 to 6। समझ में आया। बाकी के जो है ये जो ग्रुप में डी एंड एफ ब्लॉक में जो आते हैं, या ग्रुप 13 से ग्रुप 4 से लेके 12 तक जो है वो एक्सेप्शन केसेस है, तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ आओ। एग्जाम में भी आपको इतने ही पूछेंगे। आपको पूछेंगे फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बताना है कि सेम नंबर हो जाएंगे, जिसका हमने फॉर्मूला समझा कि पीरियड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ शेल्स। आगे चलते हैं, आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पढ़ने हैं। आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। आइए ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 ब्लॉक पढ़ना है। आप पढ़ना है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 blocks. First block S block, P block, D block, F block. S block का 1s2 to 2, इसका है 2np1 to 6। D block का है ns2 n minus b1, इसका है ns2 n minus 1 b1 and n minus 2 f1 to 14, इसका 1 to 10 लिख दो और ये 1 ही लेना है। समझ में आया। इतना बस आपको फॉर्मूला गाइड करना है, ये विल अंडरस्टैंड। एस ब्लॉक के लिए क्या है ns1 to 2, P के लिए क्या है ns2 np1 to 6, D ब्लॉक के लिए क्या है ns2 n minus 1 b1 to 10 एंड पी ब्लॉक के लिए क्या है ns2 n minus 1 b1 ns2 p1 to 1। समझ में आया चैप्टर। हमने पहले किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पीरियड्स का पढ़ा, जिसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितने आते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल कितने होते हैं वो हमने देखा। देन हमने ग्रुप्स का पढ़ा, अब हमने पढ़ा ब्लॉक्स का। अब हमें पढ़ना है ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पढ़ते हैं, फिर हम करेंगे पीरियोडिक स्ट्रेंथ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ब्लॉक का देख लेते हैं, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉर्मल एलिमेंट है। देन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ns1 to 2। थर्ड, ये रिएक्टिव मेटल है। देन ये रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट या मेटल्स जो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देन और भी हमने पढ़ा ये सॉफ्ट मेटल्स है विथ लो या हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देन ये सॉफ्ट है और ये हमेशा कौन से स्टेट में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड मेटल में हम कहते हैं। इनका लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिखने से अच्छा हम लिख सकते हैं कि इनके ऑल द मेटल्स except lithium and bromine are ionic compounds। इतने पॉइंट्स हैं। देन सेकेंड है हमारा पी ब्लॉक। ये भी नॉर्मल मेटल्स ही हैं। इनका है NH2 NP1 to 6। ये जो है ये कंबाइंड स्टेट में नहीं, कोई भी स्टेट में अवेलेबल रहते हैं। ये फ्री स्टेट्स में ज्यादा अवेलेबल रहेंगे।
या इन्हें फ्री स्टेट ज्यादा ये रहता है, ये फ्री स्टेट्स में ज्यादा रहेंगे। और ये जो है ये अपना बॉन्ड बनाएंगे, तो इनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, इनमें जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर फाउंड मोस्ट। देन इसमें क्या है, इसमें हेलोजन ग्रुप है, चाल्कोजिन ग्रुप है एंड नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। These are the main characteristics. If you want to write, you can write it. हेलो गाइस, तो हम लोगों ने जैसे पहले देखा था कि 7th चैप्टर का कैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स के एलिमेंट। अब हमें पढ़ना है टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। टी ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और एफ ब्लॉक जो होते हैं वो इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो हम इन ट्रांजिशन मेटल्स वीडियो भी कह सकते हैं। उसके बाद NH2 N-1 D1 to 10, देन फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ये कॉइनेज मेटल होते हैं, कॉइनेज मेटल यानी AU हो गया, AU वाले जो लाइन में होते हैं वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब कॉइनेज मेटल होते हैं, कॉइन के लिए यूज किए जाते हैं। देन कैटलिस्ट से ज्यादा उपयोग होता है, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +7 में होता है। वही एफ ब्लॉक के एलिमेंट का इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इनमें 2 सीरीज होता है। कौन सा सीरीज होगा, एक लेंथिनाइड और एक्टिनाइड। लेंथिनाइड सीरीज क्या होता है, सेल्सियम से लेके थोरियम तक, और फिर थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक इनका एक्टिनाइड सीरीज चालू होता है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इन दोनों के बीच में। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक ये बात है कि यूरेनियम 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होंगे, यानी वो जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होंगे। और ये जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होंगे ये मैन मेड होंगे या तो रेडियो एक्टिव होंगे, यानी U19 के बाद आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। और ये एलिमेंट कैसे होंगे, मैन मेड होंगे या तो रेडियो एक्टिव होंगे। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के चलते हैं, जो कि है हमारा मेन चैप्टर, जो मेन हमें इस साल पढ़ना है, दैट इज योर ट्रांस और ट्रेंड्स, जो भी तुम इसे कह लो। तो ट्रेंड्स में हमको हमें पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एकदम से डीप में नहीं पढ़ेंगे, ऐसे मेन क्या है उसे डिफाइन कैसे करना वो पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि 1 शॉट्स में हमें सारा पढ़ना है। पीरियोडिक ट्रेंड्स, फर्स्ट इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन atom due to shielding effect, the outermost electron does not experience any type of nuclear charge from the nucleus. Hence, the nuclear charge experienced by the outermost electron is Z effective, that is effective nuclear charge। अब समझो मैंने लिखा क्या। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम यानी जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम, उसमें ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट यानी एक शील्ड की तरह खड़ा होगा,
जैसे हमने एटॉमिक चार्ज में क्या पढ़ा था, अगर एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो ये शेल है, इसमें से एक हट गया तो ये वाला जो जाता है ये और क्लोज में जाता है, ऐसे में जाते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, यानी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन का जो शेल होता है वो पकड़ लेता है। तो ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से लेके शेल तक जो इनको अट्रैक्शन मिल रहा है वो क्या एकदम फास्ट है ना, तुरंत से आगे चिपकते हैं मैग्नेट की तरह। लेकिन ये शील्ड इफेक्ट क्या करता है, शील्ड की तरह बढ़ते रहता है, यानी यहाँ से अगर शेल आएगा तो यहाँ खड़ा हो जाएगा, उसको कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस होगा ही नहीं न्यूक्लियस की तरफ से। क्यों नहीं होगा, ये इफेक्ट उसे उस चार्ज को न्यूक्लियस करने नहीं देगा, वो शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है, जिसमें से जो भी चार्ज आएगा वो ओनली शील्डिंग इफेक्ट पे आएगा, लेकिन आउटर मोस्ट शेल पर इफेक्ट कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें से क्या होता है, ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट द एटम्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम अ न्यूक्लियस। ऐसे से होता है कि कोई भी टाइप का न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते न्यूक्लियस से। तो इससे से होता क्या है कि न्यूक्लियस की तरफ से कुछ चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जो ये जो इनका जो एक्सपीरियंस का जो फोर्स है, यानी द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ZeF, यानी जो भी ये एक्चुअल एक्सपीरियंस करती है, जो भी न्यूक्लियर चार्ज, 0 न्यूक्लियर चार्ज हो, 1 न्यूक्लियर चार्ज हो, 2 न्यूक्लियर चार्ज हो, 3 न्यूक्लियर चार्ज हो, कितने भी टाइप का न्यूक्लियर चार्ज, यानी कितना भी एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल से, उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यानी कोई भी टाइप का चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस से हुआ अट्रैक्शन अगर उस पे जा रहा है, दैट इज एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आगे की तरफ पढ़ते हैं। Shielding effect. Second, the inner electron shield to outer electron from the inner nucleus to a distinct ये क्या हो रहा है, जब इनर इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस पर थोड़ी दूरी पर, उसी को हम कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया? फिर से हम समझते हैं, जब इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड टू द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर न्यूक्लियस टू अ डिस्टेंस इज कॉल्ड अ शील्डिंग। समझो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है, ये 2, ये 2, ये 2, ये क्या कर रहा है, ये शील्डिंग का काम कर रहा है। क्या काम कौन सा काम कर रहा है, ये शील्डिंग का काम कर रहा है, ये शील्डिंग का काम कर रहा है। इसके से क्या हो रहा है, जो रेस पास हो रही थी न्यूक्लियस से, वो रेस यहाँ नहीं आ रही, यहाँ न आने की वजह से ये जो पार्ट का जो पोर्शन है ये क्या हो गया, शील्ड हो गया। क्या हो गया, शील्ड। किससे शील्ड हो गया, इनर इलेक्ट्रॉन से। किससे, इनर इलेक्ट्रॉन से। समझा? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको और पढ़नी है कि फिजिकल कौन सी प्रॉपर्टीज है हमको पढ़ना है। देन उसके बाद है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज को एकदम इजीली पढ़ने की होता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देते हैं, फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज योर एटॉमिक साइज, योर एटॉमिक रेडियस। इसमें क्या होता है, इसमें मेटल के केस में टू एडजेसेंट एटम का इंटरन्यूक्लियर चार्ज, इसमें इंटरन्यूक्लियर चार्ज कितना है,
दो एडजेसेंट एटम के बारे में वो पता चलेगा। और नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल में 2 सिंगल बॉन्डेड इंटर न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ध्यान से सुनिए। अभी इसमें मैंने क्या बताया, एटॉमिक साइज है उसमें 2 टाइप है, एक तो मेटल के लिए, एक नॉन मेटल। मेटलॉइड्स का बात अलग है, मेटल्स है नॉन मेटल के लिए। मेटल के लिए क्या होगा, मेटल के लिए आपको बस इतना याद रखना है 2 एडजेसेंट एटम, यानी 2 बाजू बाजू वाले एटम का इंटरमोलिकुलर एरिया, जैसे कि हम ऐसे बनाते हैं ना कुछ इस टाइप में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका एटॉमिक साइज। लेकिन नॉन मेटल में क्या होगा, इसी के अंदर जब एक एटम आ रहा है तो यही जो सिंगल बॉन्डेड एटम है इन्हीं को हम कहेंगे, इनका कितना फोर्स है वो हमको जानना है, तो वो किसका हो जाएगा, नॉन मेटल का हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, 2 सिंगल बॉन्डेड। समझ में आया? आपको बस याद रखना है मेटल के लिए 2 एडजेसेंट एटम, इसके लिए 2 सिंगल बॉन्डेड। आगे चलते हैं। इसमें एक और गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ ग्रुप में ये जो है ये ज्यादा हाई होता है एंड पीरियड्स में ये जो होता है ये ज्यादा लो होता है। समझ में आया? ओके, आगे उसके बाद है हमारा आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस हम बोल सकते कि न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस टू द विच अप टू it has influence to the atom. It has an influence to the atom. इसमें क्या बोला है, न्यूक्लियस से लेकर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस से लेकर कहाँ तक, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस फैला हुआ, मतलब जहां तक आयन फैले हुए वहां तक का आयोनिक रेडियस हम इसका। एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियस इज सेम, इसमें कोई भी अलग नहीं है। ये भी क्या होता है, ग्रुप में डिक्रीज हो जाएगा, ग्रुप में इंक्रीज हो जाएगा और पीरियड में डिक्रीज हो जाएगा। बस इसका डेफिनेशन याद रखिए, इसका डेफिनेशन है कि देन आयोनेशन एंथैल्पी, दैट इज योर मेन आयोनेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होता है रिमूव इलेक्ट्रॉन एनर्जी, यानी एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कभी भी आपको ये याद रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में से जब एक आयोनाइजेशन एक रिमूव किया जाता है, तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन है, अभी जैसे एक कोई भी जैसे M है, M में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो वो डेल्टा M बन जाएगा, जिसको मैं I बोल दूंगी, 1I, इसको मैं 1I बोल दूंगी। लेकिन यही M है, इसमें से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रही हूँ और ये डेल्टा M I2 बन जाएगा, ये 1 था ये 2 था, तो ये M2I बन जाएगा। जब मैंने उसी चीज से जब दूसरी बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या उसी पार्ट में, तो ये वाला जो होता है ये ज्यादा इससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेता है। कैसे लेता है मैम, अगर सेकेंड आयोनाइजेशन यानी अगर तुम सेकेंड बार एक रिमूव कर रहे हो एनर्जी को, तो तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगा। कैसे, वैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, वो एटम कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, यानी मोनोपॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है, मोनोपॉजिटिव। तो जब आप सेकेंड बार जब एक एनर्जी को आप हटाना चाहेंगे तो आपको लार्जर एनर्जी चाहिए। कैसा एनर्जी चाहिए, लार्जर एनर्जी चाहिए, जो कि किससे ज्यादा हो, मोनोपॉजिटिव आयन से हो। इसीलिए सेकेंड टाइम आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप आपको समझा। ये अपोजिट है एटॉमिक साइज का। क्यों, क्योंकि अगर देखो, अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे तो
एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज जब कम हो जाएगा तभी तो सेकंड वाले में ज्यादा एनर्जी एंथैल्पी लगेगी ना। तो अगर एनर्जी एंथैल्पी अगर इंक्रीज करना है तो उसको एटॉमिक साइज डिक्रीज करना पड़ेगा। एटॉमिक साइज कब डिक्रीज होता है, पीरियड में। तो ये कब इंक्रीज होगा, पीरियड में, और डिक्रीज कब होगा, ग्रुप में। इतना समझ में आया, मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक एटम ले लो, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो दूसरी बार जब तुमको हटाना है तो वो तो ऐसा हो गया ना, अब वो खुलेगा क्या, मुट्ठी नहीं खुलेगा। तो उसको खोलने के लिए और ताकत चाहिए। तो वो जो ताकत चाहिए वो ताकत कब मिलेगी, जब एटॉमिक रेडियस कम होगा। अगर इतना बड़ा होता तो चाहिए होता क्या, नहीं, लेकिन ये पूरा इसको चिपक गया। इसीलिए अगर जब एटॉमिक रेडियस कम होगा, यानी जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, तभी एनर्जी एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, ओके, आगे चलते हैं। अभी हमको पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी में क्या होता है वो हमको सीखना है। इसमें जो होता है, इसमें एडेड है, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिमूवल है, उसमें एडिंग हो जाएगी, और कोई मेन बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एडेड इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ऐड होने लगता है। जैसे कि एक्स है प्लस ई होगा और क्या बनेगा, एक्स जी। समझ में आया, ओके। एक्स जी, ये भी एक्स जी में ही है, ग्राउंड स्टेट में होता है। मेनली बात है कि इसमें ये ग्राउंड स्टेट में, आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट में होता है ये, ठीक है। सॉरी, ग्राउंड स्टेट में होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होगा तो फिर आयनेशन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। कब एडेड होगा, कौन किसको ऐड होगा, टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसको ऐड होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। किसमें ऐड होगा, इन ग्राउंड स्टेट। समझ में आया, ओके। लेकिन अगर ओनली एडेड इलेक्ट्रॉन हुआ है, किसको, कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो वो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर कोवेलेंट बॉन्ड को ऐड हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड को अगर ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल पूरा खत्म हो गया है, जो हमको पढ़ना था। पूरे 6 के 6 टॉपिक हमने, 5 के 5 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज योर वैलेंसी। वैलेंसी तो कुछ है नहीं, वैलेंसी इज योर नथिंग बट इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन in outermost shell, in outermost shell, in outermost shell। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटरमोस्ट शेल में, वो आपको कभी याद रखना। वैलेंसी जैसे 1 2 3 4 3 2 1, इतनी ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है। समझ में आया, ओके। वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी हर एक चीज में अलग अलग वैलेंसी शोज होती जाएगी। समझ में आया, जैसे कि अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो हर टाइम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो हम आगे की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि कौन कैसे टाइप में डिवाइड होंगे। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा। बस यही 2 टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब टॉपिक्स हो चुका है। So thank you for watching the all videos of mine, and if you like it then do subscribe and do like also, and tell me what type of videos do you want next.